शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। कितने खूबसूरत थे वो दिन, हर गम व फिक्र से बेनियाज। हम बचपन के मासूम जमाने में मगन रहा करते थे। वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं जब हम 3 सहेलियां साथ स्कूल जाया करती थीं। रास्ते में बातें करती जाती, रास्ता खत्म हो जाता और पता भी न चलता कि स्कूल का गेट आ जाता। इन दिनों हम डेरा गाजी खान में रहा करते थे। मैं और ताहिरा एक ही मोहल्ले में रहती थीं, जबकि सारा का घर हमारे साथ वाले ब्लॉक में था। इसे पढ़ने का बहुत शौक था। सुबह मो अंधेरे उठ जाती, अपनी दादी के साथ नमाज पढ़ती और फिर नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो जाती। अभी मैं नाश्ता कर रही होती कि वो आ जाती। सारा की दादी का ताल्लुक जमींदार घराने से था, लेकिन शोमई किस्मत के उनके बड़े बेटे ने बाप के मरते ही जमीन और जायदाद फरोख्त करना शुरू कर दी। इन दिनों सारा के वालिद और चचा कम उम्र थे और वो बड़े भाई के तसल्लुत में थे। ताया से डरते थे और कुछ ना बोल सकते थे। सारा के इस ताया का नाम कलीम था। कलीम बहुत मोज़ोर इंसान था। वो माँ का कहना ना मानता। बाप ने इसे बहुत लाड दिया और ऐश भरी जिंदगी दी तो वो अय्याशी का आदी हो गया। बाप की वफात इसके लिए ईद का पैगाम साबित हुई और अब वो और ज्यादा आजाद और अय्याश हो गया। उसने अपनी वालदा और छोटे भाइयों का कुछ ख्याल न किया। चंद सालों में ही विरासती जायदाद पर पानी फेरकर सारे कुंबे को इफलास के अंधेरों में धकेल दिया। पहले तो सारा का घर बहुत बड़ा और शानदार था, फिर उसे बेचना पड़ गया तो ये लोग छोटे से घर में मुंतकिल हो गए, जो कि दादी ने अपने जेवर फरोख्त करके खरीदा कि उनके बच्चे दरबदर न हो। कलीम तो निकम्मा और आकिबत ना अंदेश था। सबको कौड़ी कौड़ी का मोहताज करके खुद उनके टुकड़ों पर पलने लगा, लेकिन इसकी आदत फिर भी शाहाना रही। जब रकम की जरूरत होती, घर में दंगा फसाद करता और छोटे बहन भाइयों को मारता पीटता, यूं मां से रकम खसोट लेता। सारा के बाबा पहले नौकरी नहीं करते थे। बाप की वफात के बाद मजबूर होकर एक मामूली नौकरी करने लगे, अपनी माँ और बीवी बच्चों का पेट जो पालना था। सारा के चचा की उम्र उस वक्त 12 बरस थी और नाम सलीम था। वो 8वीं का तालिब इल्म था। मेरी सहेली के बाबा चाहते थे कि किसी तरह मेरा ये छोटा भाई पढ़ लिख जाए ताकि यही आइंदा हमारे कुंबे का सहारा बने, हमारे खानदान की साख संभाल ले। सारा के बाबा नौकरी करते रहे, जिससे घर का गुजारा होता रहा। कलीम नशे में पड़ गया। एक रोज जुए के अड्डे पर झगड़ा करते हुए इसके हाथ से एक जवारी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस कलीम को पकड़ कर ले गई। बच्चे जितने भी बुरे हों, चाहे कातिल ही क्यों ना हों, मां के दिल से बच्चों की मोहब्बत कम नहीं होती। सारा की दादी कलीम के लिए तड़पने लगी। ये इसका बड़ा बेटा था, बावजूद बुरी रविश के वो इसे प्यारा था। सारा के वालिद को मजबूर किया कि ये मकान फरोख्त करके कलीम के लिए वकील करो और इसे फांसी लगने से बचा लो। हम किराए के मकान में रह लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो फिर मकान बनाएंगे, मगर मेरा बेटा वापस ना आएगा। मां के मजबूर करने पर सलीम अंकल को मकान फरोख्त करना पड़ा और वो एक बोसीदा से मकान में किराए पर रहने लगे। रुपया कलीम के मुकदमे पर खर्च हो गया, लेकिन फिर भी कलीम को फांसी हो गई। इस घराने के लिए ये बड़ा सानिया था। सब मोहल्ले वाले अफसोस के लिए सारा की दादी के पास गए। मेरी वालिदा भी गईं। हर किसी को दुख हुआ। ये बूढ़ी औरत अपने बेटे के हाथों जिंदा दरगोर होकर भी उसकी मौत से किस कदर निढाल है। इन दिनों सारा 4th क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। इसके 2 भाई और 2 बहनें और भी थीं। इसकी वालिदा सिलाई करके घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शौहर और सास का हाथ बटाती थीं, जबकि इसकी बेवा इद्दत पूरी करते ही अपने मैके चली गई। वक्त भी बहुत जालिम साबित होता है। एक रोज सारा के बाबा काम पर जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक तेज रफ्तार वैन की जद में आ गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। जान तो बच गई, लेकिन 6 माह अस्पताल में रहे। जब वो घर आए, माजूर हो चुके थे, नौकरी छूट गई थी। सारा के चचा ने चाहा कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर लें और कुंबे की डूबती कश्ती को सहारा दें, मगर अंकल सलीम ने छोटे भाई को ऐसा ना करने दिया। मजबूर किया कि वो तालीम को जारी रखे, क्योंकि अब यही लड़का उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। उनका ईमान था कि बुरे भले दिन जो तू गुजर ही जाते हैं, मगर इंसान को हिम्मत ना हारनी चाहिए, बिलाखिर अच्छे दिन वापस आ जाते हैं। सारा का चचा मेहनत से पढ़ता था, क्योंकि इसको घर के हालात का एहसास था। दादी बूढ़ी थी, कोई काम न कर सकती थी। अब घर का बोझ सारा की वालिदा पर था।
वो सिलाई करके 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करती थीं। कभी घर में फाके भी हो जाते लेकिन सारा हमको कुछ न बताती, ताहम वो रोज बरोज कमजोर और जर्द होती जाती थी। हालात से मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ एक स्कूल में गई। चूंकि प्राइमरी पास थी, टीचर तो लग ना सकती थी, अलबत्ता वहां एक आया की जगह खाली थी। ये नौकरी भी इस शरीफ मेहनतकश औरत ने कबूल कर ली ताकि अपने बच्चों और देवर को पढ़ा सके। वो स्कूल की आया हो गई, जिसके बदले में इसी स्कूल में उसके 2 बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत मैसर आ गई। सारा अब 5वीं में थी। एक दिन उसकी वालिदा को एक स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे घर के पास एक ऑफिसर रहते हैं, उनकी बीवी को एक बच्ची बतौर मुलाजमा दरकार है। अमीर लोग हैं, वो अच्छे पैसे देंगे। अगर तुम अपनी कोई बेटी वहां मुलाजिम करवा दो तो तुम्हारे माशी मसले काफी हद तक हल हो जाएंगे। सारा की वालिदा आंटी रुकया ने कुछ सोचा और सारा से मशवरा किया, क्योंकि वही बड़ी बेटी थी। मेरी दोस्त ने फौरन हामी भर ली, लेकिन एक शर्त पर कि वो सुबह स्कूल जाएगी और वापसी के बाद इस बेगम के घर का काम काज करेगी। सारा चूंकि शुरू से हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लिहाजा इस बात का इल्म किसी को न था कि इसकी माँ स्कूल की आया बन गई है और सारा एक अमीर घराने की चाइल्ड लेबर हो गई है। जिस बेगम के पास टीचर ने इसको मुलाजमा रखवाया था, उसने पूरे 2 साल का खर्चा इकट्ठा अदा कर दिया। ये एडवांस 1 लाख के करीब था। बदले में सारा की जिंदगी गोया 2 बरस तक उसके हाथों में रहन रख दी गई। इस 1 लाख से इसकी वालिदा ने छोटा सा प्लाट खरीद लिया, क्योंकि वो मकान का किराया अदा न कर सकते थे, और सारा की मालिकन ने कहा था, अगर तुम 2 साल और बच्ची को मेरे पास रहने दोगे तो मैं इस प्लाट पर आप लोगों को 2 कमरे भी तामीर करा दूंगी। सारा अब रोज सुबह अपनी मालिकन के घर से स्कूल आती और वापस इसी के घर चली जाती। यूनिफॉर्म बदल कर वो बेगम के काम करती, रात को 10 बजे के बाद बैठकर स्कूल का काम करती और उनके घर सो जाती। जब वो सुबह बेदार होती, बेगम सो रही होती, वो बगैर खटका किए तैयारी करती और पढ़ने आ जाती। वो अक्सर भूखी रहती थी और हम सहेलियों को कुछ न बताती, तभी रोज बरोज कमजोर होती जाती थी। बगैर नाश्ता किए रोजाना स्कूल आना भी एक इम्तिहान था। वो एक लायक तालिबा थी, इन हालात में भी दिल लगाकर क्लास में पढ़ रही थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, जैसे किसी ने इसका बचपन और शौखियां छीन ली हों। वो बहुत संजीदा और बुर्दबार हो गई थी। फ्री पीरियड में जब हम मस्ती खेलती और कैंटीन जाकर खाती पीती, वो ग्राउंड में बैठकर किताब खोल लेती और पढ़ती रहती। पहले तो हम इसका मजाक उड़ाते कि किताबों का कीड़ा बन गई है, शायद जिला में अव्वल पोजीशन लेने का इरादा है। जब उसने हमारे किसी मजाक का जवाब न दिया तो हम भी खामोश हो गए और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। एक रोज वो स्कूल आई, इसके हाथों पर नील पड़े थे, बाजू भी जख्मी था। मैंने पूछा, सारा ये तुमको क्या हुआ है? सारा से बैठाना जा रहा था ताहम वो ना बोली, जैसे लब सी लिए हों। तुमको कैसे चोट लगी जो दर्द की वजह से बुखार हो गया? बहुत पूछा, नहीं बताया कि एक अमीर घर में नौकरानी हूं, बेगम ने मारा था। हाथों की हथेलियों पर और सीढ़ी से धक्का दिया तो बाजू जख्मी हो गया। ये बातें हमको बाद में पता चलीं। सारा को इज्जत नफस का एहसास था। वो उन दिनों अपने हालात सबसे छुपाती थी, हालांकि मालिकन इससे बहुत बुरा सलूक करती थी। इसे खाने को पूरा न देती, वो घंटों सर्दी में कपड़े धोती और उसके बच्चे संभालती, उनके फीडर धोती। गंदे कपड़े वो इससे ठंडे पानी से धुलवाती, अपने कपड़े इस्त्री कराती, जूते पॉलिश कराती, गरज 1 मिनट इस बेचारी को बैठने ना देती। स्कूल से जाकर रात के 10-11 बजे तक वो इससे जर खरीद लौंडी की तरह काम लेती और हर वक्त डांटती। बेगम इसको रोते देख लेती तो और मारती, डंडे से पिटाई करके कहती, खबरदार तुमको रोता ना देखूं। वो ये सब कुछ सहती रही, सिर्फ तालीम हासिल करने की खातिर, क्योंकि जानती थी जब तक पढ़ ना लेगी हालात अच्छे ना हो सकेंगे। जो तू 2 साल गुजर गए, मुआहिदा खत्म हुआ तो सारा की वालिदा उसको लेने गई। बेगम ने कहा, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे सारा की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं हसब वदा तुम्हारे प्लाट पर 2 कमरों और किचन की तामीर के लिए सामान दे देती हूं। 2 साल और उसको मेरे पास रहने दो, तुम्हारा घर बन जाएगा और मेरे बच्चे कुछ और बड़े और समझदार हो जाएंगे, फिर तुम उसको ले जाना। सारा की वालिदा ने कुछ सोचकर यह सौदा मंजूर कर लिया। ये एक बड़ी कुर्बानी थी जो उसकी बेटी दे रही थी, लेकिन बदले में रहने को ठिकाना बन रहा था
फिर सारा को बेगम ने स्कूल पढ़ने की इजाजत दे रखी थी। इन गरीबों के लिए यही बहुत था, तनख्वाह भी एडवांस मिल जाती थी। एक बार बेगम शादी की तकरीब से आई तो जेवर घर में कहीं रखकर भूल गई। रात देर से आई थी, सुबह याद ना रहा। अलमारी खोली, जेवर ना मिला तो सारा से पूछा। उसने कहा, बाजी मैंने नहीं देखा, मुझे खबर नहीं है अपने कहाँ रखा है। बेगम पहले भी अपने सोने के टॉप्स और अंगूठी वगैरह मेज पर डाल देती तो सारा संभाल लेती और बेगम के हवाले कर देती थी। मैंने रात सिंघार मेज की दराज में रखा था, नींद आ रही थी। अब जेवर वहां नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, यकीनन तुमने छुपाया है। मुझे ढूंढकर दोवर ना जान से मार डालूंगी। सारा दिन जेवर ढूंढा मगर ना मिला। घर में होता तो मिलता, वो तो साहिब ने सुबह दफ्तर जाते हुए जेब में डाल लिया था। बेगम को सजा देने के लिए कि वो लापरवाह थी, अपनी कीमती चीजों को इधर उधर डाल देती थी और साहिब कहते थे कि उन चीजों को फौरन संभाल कर उनकी जगह रखा करो और लॉक कर दिया करो। कोई चीज कीमती सामने धरी हो तो घर में कई लोग आते जाते हैं, कोई भी ले जा सकता है। बेगम का ध्यान साहिब की तरफ ना गया। उसने सारा पर चोरी का शुबा करके उसे खूब मारा पीटा और स्त्री से कमरदाग दी, लेकिन वो बेचारी कैसे कबूल कर लेती जब इसने जेवर उठाया ही ना था। तुमने इसलिए छुपाया है कि जब तुम्हारी मां मिलने आएगी उसको दे दोगी। मैं खूब जानती हूं, ये बेगम का मफरूजा था। सारा को जब स्त्री से दागा उसकी चीखें पड़ोसियों ने भी सुनी, मगर वो बेजमीर फिर भी चुप रहे कि किसी के घर के मामले में कैसे मुदाखलत करे। शाम को साहिब आए तो सारा फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। उन्होंने बीवी से पूछा, इसे क्या हुआ है? इस मर्दूद ने जेवर छुपा लिया है जो कल रात में शादी में पहन कर गई थी, क्योंकि घर में इसके सिवा और कोई नहीं है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं रखकर भूल गई हो, तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं नहीं है, सारी अलमारी छान ली है। तुमने नाहक इस बेचारी को जदोकूब किया है, ये लो जेवर। तुमको सबक सिखाने को थोड़ी देर के लिए परेशान किया था। उन्होंने जेवर निकालकर बीवी के हवाले कर दिया। सबक बेगम को क्या मिला? बेचारी सारा की जान पर बन गई। कई दिन तक जख्म तकलीफ देते रहे और बेगम खुद ही मरहम लगाती थी ताकि किसी को पता ना चले। इन दिनों भी 10 रोज तक वो स्कूल ना आ सकी, जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई। अब वो लायक से नालायक तालबा हो गई। टीचर्स भी डांटती कि तुम क्यों इस कदर लापरवाह होती जा रही हो। बड़ी क्लास में आ गई हो, आगे बोर्ड के इम्तिहान होंगे, क्या फेल होने का इरादा है? अगर नहीं पढ़ना तो घर बैठ जा। क्या बताती कि घर बनवाने ही के लिए ये अजाब सह रही हो। बेगम ने सरिया, ईंटें, सीमेंट तामीर का सारा सामान सारा की मां के प्लाट पर पहुंचा दिया। मकान भी बन रहा था मगर सारा अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। जुल्म सहने की ताकत खत्म होती जाती थी। इसकी भूख मर गई थी। खाली पेट स्कूल आने से पेट में दर्द रहने लगा था। 2-3 बार बेहोश भी हुई मगर खुददार थी कि हम करीबी सहेलियों को भी ना बताती कि मैं बगैर नाश्ते खाली पेट स्कूल आ जाती हूं, क्योंकि बेगम सुवर ही होती हैं, उनकी इजाजत के बगैर खाने पीने की कोई शय नहीं उठा सकती। मैं और ताहिरा खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। रोज लंच बॉक्स साथ लाते और जेब खर्च भी पास होता, लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी, तो उसके खामोश रवैये से हम अब इससे दूर दूर रहने लगे थे। इसको जैसे दोस्ती के रिश्ते से भी दिलचस्पी ना रही हो। इसकी शख्सियत बेगम के घर में रहने से बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो अब भी ऊंचे ख्वाब देखती थी। हमारे घर आती तो कहती, ज़ारा, जब हम दोबारा अमीर हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा घर बनाएंगे जैसा कि तुम्हारा है। सारा नेक सीरत थी। उसने 5वीं में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और हर वक्त ज़बानी तिलावत करती रहती थी। वो बहुत परकशिश हुआ करती थी मगर अब चेहरा बेरौनक और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। इंसान एक हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। 8वीं जमात में आते ही बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों इसका चचा किसी दोस्त की मदद से कमाने की खातिर दुबई चला गया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और किराए का घर छोड़ दिया। हम उनके नए घर को देखने गए। 3 मरले का मकान था। हवेली में रहने वाले ये लोग इस घर में भी इस कदर खुश थे कि जैसे दुनिया जहान की नेमत मिल गई हो, क्योंकि अपना घर तो अपना होता है, घास फूस का ही क्यों ना हो। सारा अब इतनी कमजोर हो गई थी कि बोलना चाहती तो बोल ना सकती, आवाज ही ना निकलती थी। जब हम उसके घर इयादत को गए
وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے اسپتال لے گئیں۔ چیک اپ کرایا تو پتا چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ سارا کی ماں سے کہا کہ تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ سارا کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اماں نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر ہو گئے تھے، کہا کہ میں سارا سے شادی کروں گا۔ اماں کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں، وہ نیک لڑکی ہے، غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں لیکن خاندان تو اچھا ہے اور پہلے زمیندار گھرانہ تھا جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ اماں راضی ہو گئیں، کہا سارا میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے، پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا، بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد سارا کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئیں۔ وہ کافی لاغر تھی، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے سارا کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی مگر سارا کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے، کسی نے آ کر بتایا کہ سارا ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا، آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی دوست کی بروقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر باد کہا، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کے دیا، سارا تم اسی رضیہ کی بیٹی ہونا جو فلاں اسکول میں آیا ہے، اگر چاہے تو یہاں بھی آیا ہو سکتی ہے، جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اپنی اماں کو بتا دینا، چاہی تو آ کر مجھ سے مل لے۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا کیا اور نہ اسکول آئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس گزر چکے ہیں، لیکن جب کبھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے، دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے، اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے، اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔